हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर के साथ। इससे पहले हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज करते हुए किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के दो इंस्ट्रूमेंट्स इंडिफरेंस कर्व्स और बजट लाइन का प्रयोग किया। इसके पश्चात हमने डिस्कस किया इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और साथ ही हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मेजर करने के हिग्स मेजर को और सेलेस्टकी के मेजर को। ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कीमत प्रभाव को हमने आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में किस तरीके से विभाजित करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, उसको भी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पार्ट 1 और 2 में जो हमने डिस्कस किया था उसको देखते हैं। उनके कुछ डायग्राम्स को मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। आप के सामने जो ग्राफ है स्क्रीन पे, उससे आप समझ गए होंगे ये जो डिपिक्ट किया है यहाँ पे, ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज करते हुए किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को ज्ञात करेंगे। दो कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन दैट वाज नेसेसरी कंडीशन कि ये बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए। दूसरी जो सफिशिएंट कंडीशन थी वो थी कि जहाँ पर ये दोनों टच करते हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, वो इसकी स्पर्श रेखा होनी चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। इसके बाद हमने इनकम इफेक्ट को डिस्कस किया था और इनकम इफेक्ट में हमने देखा था कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस होते हैं तो उस इनकम में चेंजेस का कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्राइस इफेक्ट। अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसमें हमने देखा था कि अगर उपभोक्ता के इनकम प्रभाव को निकाल दिया जाए, यानी जो प्राइस में चेंजेस के फलस्वरूप कंज्यूमर की रियल इनकम में जो चेंजेस आते हैं, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो उसके पश्चात संतुलन की क्या स्थिति होगी, उसको मेजर करने के दो तरीके थे। एक हिग्स मेजर था और दूसरा सेलेस्टकी मेजर था। ये हिग्स मेजर सामने आपके सामने मैंने दिखाया है और इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में। आज फिर से इसी तरीके के ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात आपका सेलेस्टकी का मेजर है। दोनों मेजर में क्या डिफरेंस है ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में, और किस तरीके से सेलेस्टकी मेजर के द्वारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मापा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और आज के टॉपिक पे आते हैं, और वो है डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट है क्या? अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप उपभोक्ता के संतुलन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कीमत प्रभाव कहते हैं। बेसिकली कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाएगा, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पहले की इक्विलिब्रियम पोजीशन और वस्तु में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के बाद की इक्विलिब्रियम पोजीशन की दोनों की जो मूवमेंट है उसको हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। बिफोर प्राइस चेंजेस एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस जो मूवमेंट है इक्विलिब्रियम की, उसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। प्राइस इफेक्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। इसका अर्थ ये हुआ, अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके जो प्रभाव पड़ेंगे उस वस्तु की मांग पर, उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उस पर जो प्रभाव पड़ेंगे उसके दो हिस्से होंगे, दो भाग होंगे। पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मान लो एक कंज्यूमर दूध और कोई एक फल का कंजम्पशन करता है, दो गुड्स का है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम केवल दो वस्तुओं की बात करते हैं। एक कंज्यूमर मिल्क और कोई भी एक फ्रूट है उसका यूज करता है।
अगर किसी कारण से दूध की कीमत काफ़ी कम हो जाए तो कंज्यूमर पहले वाले कम्बिनेशन को यूज नहीं करेगा, वो एक नए कम्बिनेशन को यूज करेगा। तो इस इफेक्ट को हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। अब ये प्राइस इफेक्ट दो कारण से होगा। एक तो जब दूध सस्ता हो गया तो हम दूध ज्यादा खरीदेंगे, ये प्राइस इफेक्ट है। अब कितना ज्यादा खरीदेंगे वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी अगर दूध सस्ता हो गया तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। मान लो महीने में दूध सस्ता होने के कारण उसके पास 1,000 रुपए ज्यादा बचने लग गए, अगर पहले वाला कॉम्बिनेशन वो खरीदता, तो इसका मतलब कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ गई। ध्यान रखना, नॉमिनल इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है। तो उसके कारण क्या होगा, कंज्यूमर की क्योंकि इनकम बढ़ गई तो उस बढ़ी हुई इनकम को वो ज्यादा वस्तुओं को खरीदने में खर्च करेगा। वो फल भी ज्यादा खरीद सकता है उस बढ़ी हुई इनकम से, और दूध भी ज्यादा खरीदेगा। तो इस प्रभाव को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। यानी प्राइस चेंज के कारण जो इनकम में परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप कंज्यूमर की जो डिमांड है उस गुड की वो चेंज होगी, तो उसको हम इनकम इफेक्ट कहेंगे। दूसरा इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्योंकि कंज्यूमर की जो कंजम्पशन बास्केट थी उसमें दो चीजें थी, मिल्क एंड फ्रूट्स। अब क्योंकि मिल्क सस्ता हो गया है तो वो जो फ्रूट पर पैसे खर्च करता था उसकी जगह, फ्रूट की जगह भी वो अब मिल्क ज्यादा यूज करेगा, क्योंकि जो उसके प्राइसेज हैं मिल्क के वो रिलेटिवली कम हो गए हैं। तो इस इफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो हर प्राइस इफेक्ट जो है वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, एक इनकम इफेक्ट पे और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर। अब जो प्राइस इफेक्ट है नेचुरली इन दोनों का जोड़ होगा, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दो प्रभाव होंगे। एक तो उपभोक्ता की रियल इनकम चेंज होगी, अगर रियल इनकम चेंज होगी तो वो उस वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाएगा या घटाएगा, डिपेंड करता है कि प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से है। तो इनकम इफेक्ट होगा एक, तो दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जो प्राइस इफेक्ट है वो इस इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जोड़ होगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पार्ट 2 में, डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमें हिक्स ने दिया है और दूसरा हमारा स्लस्टकी का मेथड है। ये दो मेथड हैं, दोनों मेथड किस तरीके से डिफर करते हैं वो हमने पार्ट 2 में बहुत एलोबरेटली डिस्कस किया था। आज एक बार फिर से उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करना है तो आपको इनकम इफेक्ट को रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझ पाएंगे। तो जब इनकम इफेक्ट को हम रिमूव करते हैं, उस इनकम इफेक्ट को रिमूव करने के दो तरीके हैं, एक हिक्स ने जो सुझाया था और दूसरा स्लस्टकी ने सुझाया था। हमने पहले इसको डिस्कस किया है, मैं फिर से बता देता हूं। हिक्स का मेथड ये कहता है कि कंज्यूमर से इतनी इनकम वापस ले ली जाए कि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर वापस पहुंच जाए, पहले वाले कॉम्बिनेशन पे नहीं, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे वापस पहुंच जाए। तो उसको हम, हिक्स का मेथड है कि इनकम इफेक्ट रिमूव हो जाएगा और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसके विपरीत स्लस्टकी का तरीका था, उन्होंने कहा कि कंज्यूमर से इनकम इस तरीके से वापस लेंगे ताकि वो पहले वाले कॉम्बिनेशन को फिर से खरीद पाए। तो इसको हम स्लस्टकी का मेथड कहते हैं। आइए जानते हैं दोनों को। पहले हम हिक्स की अप्रोच को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल्स लिए हैं और वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस लिए हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी इन्हीं एक्सिस पे एप्पल्स और ऑरेंजेस को रखा था। मान लो एप्पल्स की कीमतों में कमी आती है, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उसके कारण ही प्राइस इफेक्ट होगा। मान लो एप्पल्स की कीमतें घट जाती हैं, यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तब भी ये अप्रोच इसी तरीके से लागू होगी। तो अगर एप्पल्स की कीमतें घट जाती हैं तो कंज्यूमर जो पहले ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में था किसी खास एप्पल की कीमतों पर, जैसा कि हमने 6 रुपीज एप्पल की कीमत के साथ इसको ड्रॉ किया था पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। तो अगर एप्पल का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर फिर ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि उसका बजट कंस्ट्रेंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले L1 लाइन के द्वारा हमने बजट कंस्ट्रेंट दिखाया था, उसकी कीमत रेखा पहले L1 थी, अब वो L2 हो जाएगी। अब L2 के किसी एक दूसरे बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, मान लो वो बिंदु F है। अब उपभोक्ता का संतुलन E बिंदु से शिफ्ट होकर F बिंदु पर आ जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एप्पल के प्राइसेस चेंज हो गए हैं, क्योंकि एप्पल का प्राइस घट गया है, इसके कारण कंज्यूमर ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल का उसका जो कंजम्पशन है वो OM से बढ़ के O
पी हो जाएगा, यानी एप्पल का कंजम्पशन एप्पल की कीमत में कमी के कारण OM से बढ़ के MP हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि कीमत में कमी के फलस्वरूप उपभोक्ता MP मात्रा में एप्पल्स को यूज ज़्यादा करेगा। तो इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या है? मूवमेंट फ्रॉम E टू F, या अगर एप्पल की क्वांटिटेटिव टर्म में हम उसको निकालें तो वो MP के बराबर होगा। ठीक है, प्राइस इफेक्ट क्या है? मूवमेंट फ्रॉम E टू F दैट इज इक्वल टू MP। अब ये प्राइस इफेक्ट के दो कंपोनेंट है, हमने पहले थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। क्योंकि एप्पल का प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ने का मतलब है कि अगर पहले वाले कॉम्बिनेशन ई पॉइंट से ले लें या एप्पल में हम यहां से ले लें, तो वो पहले वाले कॉम्बिनेशन को अगर खरीदता है तो उसे कम मात्रा में खर्च करना पड़ेगा और उसके पास कुछ पैसे बच जाएंगे, कुछ अमाउंट जो है मनी की वो उसके पास बच जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कंज्यूमर को कुछ सरप्लस प्राप्त होगा। ये इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। अब हमें डिकम्पोजिशन एक्सरसाइज अगर करनी है तो इस बढ़ी हुई इनकम को हमें किसी तरीके से रिमूव करना पड़ेगा, और उस रिमूव करने के तरीके हिक्स के अलग थे और सेलेस्टी के अलग थे जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो हिक्स के अनुसार अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। तो उस रियल इनकम को हम इस तरीके से वापस लेंगे। मान लो LK के बराबर रियल इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई, तो इस रियल इनकम को हम इस तरीके से कंज्यूमर से वापस लेंगे ताकि कंज्यूमर वापस इसी इंडिफरेंस कर्व पे वापस आ जाए। जो IC1 इंडिफरेंस कर्व था उसी इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर वापस आ जाए। ये इसकी अप्रोच थी। तो हम जो अगर कीमत इससे कंज्यूमर से LK के बराबर इनकम हम वापस ले लेंगे और उसको वापस हम उसी इंडिफरेंस कर्व पे ले आएंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बढ़ी हुई इनकम का इफेक्ट था वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, यानी इनकम का इफेक्ट अगर रिमूव हो जाएगा तो बाकी जो इफेक्ट बचेगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचेगा। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जो प्राइस इफेक्ट है उसके दो कंपोनेंट हैं, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर हमने इनकम इफेक्ट को रिमूव कर दिया तो बाकी जो बचेगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। तो किस तरीके से इसको हम निकालेंगे? हिक्स के अनुसार हम उससे उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है LK, जो रियल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, उसको इस तरीके से वापस लेंगे ताकि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व IC1 पर वापस आ जाए। लेकिन उसका संतुलन का बिंदु अब E नहीं होगा, क्योंकि ये जो नई बजट लाइन हमारी जो बनी है KT, वो इनकम को रिमूव करने के बाद अब वो नए प्राइसेस पे बनी है, और नए प्राइसेस को किस लाइन के द्वारा दिखाया? हमने L2 के द्वारा दिखाया है। इसका मतलब जो हम इनकम को शिफ्ट करने के बाद KT बजट लाइन ड्रॉ होगी हमारी इनकम इफेक्ट को रिमूव करने के बाद, वो L2 के पैरेलल होगी, क्योंकि कीमत नई कीमतों पर होगी, पुरानी कीमतों पर नहीं होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब वो एक नए बिंदु पर संतुलन में होगा, वो E पे नहीं होगा। मान लो उसका संतुलन का बिंदु कहाँ है? संतुलन की शर्तें वही हैं कि बजट लाइन और IC1 स्पर्श रेखा होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे वो स्पर्श करती है, तो उस अवस्था में G पॉइंट पे वो स्पर्श कर रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि G संतुलन का बिंदु होगा और इस संतुलन के बिंदु पर वो ON मात्रा की एप्पल की परचेज करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कंज्यूमर E से G तक गया, तो कंज्यूमर का जो E से G तक का मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण है, क्योंकि प्राइस चेंजेस के दो इफेक्ट थे, एक इनकम इफेक्ट और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमने रिमूव कर दिया, उसका तरीका हिक्स की अप्रोच के हिसाब से हमने रिमूव किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उपभोक्ता अब G बिंदु पर संतुलन में होगा और इस संतुलन की अवस्था में वो ON मात्रा में एप्पल को परचेज करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एप्पल की कीमतें घटी हैं तो इनकम इफेक्ट को अगर हम रिमूव कर देंगे तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को OM से बढ़ाकर ON कर लेगा। यानी यहाँ पर E से जो G का मूवमेंट है वो किसके कारण है? वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण है, और क्वांटिटेटिव टर्म में वो MN के बराबर होगा। तो हमने क्या किया? हमने प्राइस इफेक्ट मेजर किया, MP प्राइस चेंज किया, और हमने देखा कि कंज्यूमर E से F पॉइंट पे आ जाएगा। तो E से F का मूवमेंट या MP के बराबर उसका प्राइस इफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए हमने जो उसकी रियल इनकम इफेक्ट था, रियल इनकम में जो चेंजेस थे उसको रिमूव किया और एक नई बजट लाइन ड्रॉ की। हिक्स के अनुसार ये नई बजट लाइन पुराने इंडिफरेंस कर्व पे होगी, तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो मूवमेंट है M से N का वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। अब हमने देखा था कि प्राइस इफेक्ट जो है वो दो चीजों का जोड़ होता है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हमें प्राइस इफेक्ट पता है
हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता है तो इनकम इफेक्ट हम आसानी से निकाल लेंगे। वो निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि इनकम इफेक्ट बराबर होगा मूवमेंट फ्रॉम जी टू एफ या एनपी। अगर हम एमपी में से एमएन घटाएंगे तो वो अब आपका एनपी बच जाएगा। तो एनपी क्या है हमारा? एनपी हमारा इनकम इफेक्ट है, यानी आय में परिवर्तन के कारण जो कंज्यूमर है वो जी पॉइंट से एफ पॉइंट पे जाएगा। और क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए हैं ऑरेंज के मुकाबले, वहां वो ई से जी तक जाएगा। तो इस तरीके से हिक्स की अप्रोच के द्वारा हम जो प्राइस इफेक्ट है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं इनकम इफेक्ट में और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। जो प्राइस इफेक्ट है वो जोड़ होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का, यानी कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का जोड़ होगा। तो हमने इस ग्राफ के द्वारा देखने का प्रयास किया। आइए अब हम नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में श्रेष्ठकी की अप्रोच देखते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम कीमतों में कमी को यहाँ पे लेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। मान लो कीमतें एप्पल की कीमत घट जाती है तो संतुलन बिंदु हमारा ई से एफ पे आ जाएगा। यहाँ तक जो अप्रोच है, जो हमने हिक्स की अप्रोच डिस्कस की थी, वही श्रेष्ठकी की अप्रोच है। तो मूवमेंट फ्रॉम ई टू एफ क्या है, आपने देखा था वहाँ पे ई टू एफ का जो हमारा मूवमेंट है वो किसके कारण है? वो प्राइस इफेक्ट के कारण है। और प्राइस इफेक्ट किसके बराबर होगा? एमपी के बराबर होगा। यहाँ आपने देखा, ये यहाँ तक जो हमारी डेपिक्शन है श्रेष्ठकी की अप्रोच की वो इक्वल है हिक्स के मेथड की। दोनों अप्रोच कहाँ डिफर करेंगी? दोनों अप्रोच जो इनकम इफेक्ट को रिमूव करने का तरीका है उस पर डिफर करेंगी। तो श्रेष्ठकी के अनुसार अगर उपभोक्ता की बढ़ी हुई वास्तविक आय को वापस ले लिया जाता है तो उसे इस तरीके से वापस लिया जाए कि वो वापस ई बिंदु पर पहुंच जाए, यानी ई का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर से उसको खरीद पाए। IC1 कर्व के किसी भी पॉइंट पे नहीं, जैसा कि हिक्स ने माना था। ई पॉइंट को अगर वो परचेज कर पाए तो नई जो हमारी बजट लाइन होगी कीमतों में परिवर्तन के बाद, जब एप्पल की कीमतें घटेंगी और नई बजट लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो श्रेष्ठकी के अनुसार ये नई बजट लाइन ई पॉइंट से होती हुई जानी चाहिए। यानी एल के इनकम इफेक्ट को जब हम रिमूव करेंगे और उसके बाद हम केटी बजट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बजट लाइन ई पॉइंट से होती हुई जाएगी। यानी कंज्यूमर की इनकम को हम इस तरीके से वापस लेंगे श्रेष्ठकी के अनुसार ताकि वो पहले वाले कॉम्बिनेशन को फिर से खरीद सके। तो इस अवस्था में वो ई पॉइंट से होते हुए जाएगा। अब कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि जो सापेक्षिक कीमतें हैं, रिलेटिव प्राइसेस हैं एप्पल और ऑरेंजेस के, वो चेंज हो चुके हैं। मान लो कंज्यूमर एक नए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो हमारा जी पॉइंट है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो ई टू जी का हमारा मूवमेंट है ये किसके कारण है? क्योंकि हमने इनकम इफेक्ट को रिमूव कर दिया है। जो बढ़ी हुई आय थी कंज्यूमर से वो वापस ले ली है। कंज्यूमर की इनकम, रियल इनकम पहले वाली हो गई है। रियल इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है। जो बजट लाइन L1 के साथ थी वही बजट लाइन KT के साथ कंज्यूमर की इनकम है। लेकिन क्योंकि अब जो हमारा एप्पल है वो सस्ता हो गया है तो इसके कारण से इसका स्लोप डिफर कर जाएगा और इस नए स्लोप पे जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो जी होगा। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो ई से हमारा जी का मूवमेंट है वो किसके कारण हुआ? ई से हमारा जी का मूवमेंट हुआ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि कंज्यूमर ने, अब एप्पल सस्ते हो गए हैं रिलेटिवली, एप्पल को ऑरेंजेस से रिप्लेस किया है। यानी ई पर जितने वो ऑरेंजेस खरीदता उससे कम खरीदेगा और जितने वो एप्पल खरीदता उससे ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि एप्पल जो है वो सस्ते हो गए हैं। तो ई से जी का जो मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है श्रेष्ठकी के अनुसार। और जैसा कि हमने वहाँ डिस्कस किया था, जब आपको प्राइस इफेक्ट पता है, जब आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता है, तो प्राइस इफेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर हम घटा देते हैं तो हमें इनकम इफेक्ट पता लगता है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है। ये हमारा इनकम इफेक्ट है, जैसा कि ये एनपी के बराबर होगा हमारा इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है हमारा एमपी के बराबर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा प्राइस इफेक्ट आ जाएगा और वो बराबर होगा एमएन प्लस एनपी। तो ये थी दोनों अप्रोच हमने डिस्कस की इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। श्रेष्ठकी की अप्रोच भी हमने डिस्कस की और हमने हिक्स की अप्रोच भी डिस्कस की। एक इंपॉर्टेंट अंतर जो दोनों में है वो ये है कि हिक्स के अनुसार कंज्यूमर वापस उसी इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगा, तो हमारे पास दो ही इंडिफरेंस कर्व होंगे, एक पहले वाला और एक बाद वाला। जबकि श्रेष्ठकी के अनुसार इंडिफरेंस कर्व जो 3 होंगे। उसका कारण ये है कि श्रेष्ठकी ने यह माना था कि कंज्यूमर एक ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा, यानी कंज्यूमर की जो संतुष्टि है वो बढ़ जाएगी इनकम वापस लेने के बाद। लेकिन हिक्स की अप्रोच में कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इनकम वापस लेने के बाद वही रहेगा। श्रेष्ठकी का ये मानना है कि अगर हमने कीमतें घटा दी किसी वस्तु की तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो भी
कंज्यूमर को एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे ले जाएगा। दोनों का ये बेसिक अंतर है इसकी अप्रोच में और सेलेस्टकी की अप्रोच में। ये था हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नाउ लेट अस डिस्कस इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड की डेफिनेशन हमें पता है। इन्फीरियर गुड्स या घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी आय बढ़ने के साथ साथ मांग घट जाती है, यानी जिनका इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है, उनको हम इन्फीरियर गुड बोलते हैं। तो इस डिकम्पोजिशन एक्सरसाइज में हम ऐसी इन्फीरियर गुड्स को डिस्कस करेंगे जो गिफन गुड्स नहीं है। वैसे सारी की सारी जितनी भी गिफन गुड्स हैं वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, डिकम्पोजिशन का जो तरीका देखेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे वो उस तरीके की इन्फीरियर गुड्स जो गिफन गुड्स नहीं है, और आगे हम गिफन गुड्स के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। वही हमारा तरीका समझने का वही रहेगा, एक खास इनकम लेवल के साथ और खास प्राइसेस के साथ हमारा प्रारंभिक संतुलन बिंदु जो ई के द्वारा दिखाया है। कीमतें घट गई हैं, कीमत घटेंगी तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, जिस तरीके से L2 के द्वारा हमने दिखाई है। इस बजट लाइन पे हमारा जो अंतिम जो संतुलन का बिंदु है वो होगा E to F। E क्या है? कीमत में परिवर्तन से पहले का संतुलन बिंदु। F क्या है? कीमतों में परिवर्तन के बाद का संतुलन बिंदु। तो जो E से F की हमारी जर्नी है, जो हमने पहले डिस्कस किया था नॉर्मल गुड के संदर्भ में, वो हमारा क्या है? वो हमारा प्राइस इफेक्ट है। तो प्राइस इफेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राइस इफेक्ट हमारे हो जाएगा कि एप्पल की कीमतें घटने से एप्पल की जो मांग है वो OM से बढ़ के ON हो जाए, OP हो जाएगी। तो MP के बराबर हमारा प्राइस इफेक्ट होगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। केवल ग्राफिकल डिपिक्शन अलग है, बाकी न्यूमेरिकली और जो समझने का तरीका है वो हमारा सेम है। कीमतों में कमी के फलस्वरूप पहले का संतुलन बिंदु और बाद के संतुलन बिंदु तक की जो मूवमेंट है वो कीमतों में परिवर्तन के कारण हुआ, इसलिए इसको हम कीमत प्रभाव कहते हैं। अब चलो हम सेलेस्टकी के तरीके के द्वारा इस डिकम्पोजिशन को देखते हैं। अब क्या हुआ? कीमतें घट गई, कीमत घटेंगी, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। कंज्यूमर की रियल इनकम मान लो LK के बराबर बढ़ी। अगर हमने इस LK कीमत को वापस ले लिया ताकि कंज्यूमर फिर से E पॉइंट पे आ जाए, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और कंज्यूमर एक नए इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा, इस KT लाइन पे जो सिचुएटेड होगा IC3, और नया संतुलन बिंदु हमारा G हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, E से F का हमारा मूवमेंट किसके कारण हुआ? E से F का हमारा मूवमेंट प्राइस इफेक्ट के कारण हुआ, यानी कीमतें चेंज हुई तो हम E से F बिंदु पर चले गए। अगर अब हमें यह पता है कि जो कीमत प्रभाव है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इनकम कंपोनेंट है और एक सब्स्टिट्यूशन कंपोनेंट है। जैसा कि हमने नॉर्मल गुड के संदर्भ में किया था, हम इस इनकम कंपोनेंट को एक बार रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर से LK के बराबर इनकम वापस ली, जिसके कारण एक नई बजट लाइन KT ड्रॉ की हमने, और इस KT बजट लाइन पर कंज्यूमर G पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये E से G का जो मूवमेंट है, क्योंकि हमने इनकम इफेक्ट रिमूव कर दिया है, तो केवल ये सब्स्टिट्यूशन के कारण है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि E to G का जो हमारा मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण होगा। ठीक है, E to G हम किसके कारण गए? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। और उसके फलस्वरूप अगर इनकम इफेक्ट को हम रिमूव कर दें, अगर वो नॉर्मल वस्तु होती तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही हमें OM से लेके ON तक ले जाता। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब इनकम इफेक्ट क्या बच गया? दोनों का अंतर, MP माइनस MN, यानी G से F। अब ध्यान दीजिए, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है, लेकिन उसका जो एप्पल का कंजम्पशन है वो ON से घट के OP हो गया। तो G से E जो मूवमेंट है ये उल्टी डायरेक्शन में है, यानी कीमतों के बढ़ने से उस वस्तु की मांग घट गई है, तो इसलिए इसको हम इंफीरियर गुड कहते हैं। तो जो इनकम इफेक्ट है वो मूवमेंट फ्रॉम G to F, और ये बराबर होगा माइनस NP। अब ये माइनस हो गया क्योंकि पहले हमने पॉजिटिव देखा था इसको, इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव था, यानी इनकम बढ़ने से कंज्यूमर जो है वो एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाता था, लेकिन यहाँ पे उसने कंज्यूमर घटाया है, इसीलिए ये इन्फीरियर गुड है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी है, मैंने शुरू में भी कहा था, हम एक स्पेशल क्लास ऑफ इन्फीरियर गुड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसी इन्फीरियर गुड जो गिफन गुड्स नहीं है। गिफन गुड का बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट के कारण एप्पल का कंजम्पशन NP के बराबर घटा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण एप्पल का कंजम्पशन MN के बराबर बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतनी बढ़ोतरी हुई, MP के बराबर बढ़ोतरी हुई प्राइस चेंज के कारण। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
उस वस्तु की मांग को OM से ON तक लेके गया। तो MN जो मात्रा है वो हमारी इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण है। इनकम इफेक्ट उस वस्तु की मांग में कमी करेगा, लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की साइज बड़ी है और इनकम इफेक्ट की साइज कम है, तो इसके कारण जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा, जो ओवरऑल प्राइस इफेक्ट होगा, वो क्या होगा, कीमत में कमी के कारण उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, MP के बराबर बढ़ जाएगी। ये जो हमारा तरीका था, ये इंफीरियर गुड्स के संदर्भ में डिकम्पोजिशन एक्सरसाइज को हमने दिखाया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में से इनकम इफेक्ट जो है वो माइनस हो जाएगा। इनकम इफेक्ट नेगेटिव तो है, लेकिन क्योंकि प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, इसलिए जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो इंफीरियर गुड्स के संदर्भ में लागू होगी। कौन सी क्लास ऑफ इंफीरियर गुड्स? जो गिवन गुड्स नहीं है। तो ये हमारा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोजिशन था प्राइस इफेक्ट का, जो हमने कीमतों में कमी के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस किया। आइए अब हम गिवन गुड्स के संदर्भ में इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स देखते हैं। इस तरीके से प्राइस इफेक्ट को हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं। जाना पहचाना ग्राफ है। ई हमारा कीमतों में परिवर्तन से पहले का संतुलन बिंदु है। कीमतों में परिवर्तन होने के कारण हमारी बजट लाइन शिफ्ट होके L2 के बराबर हो जाएगी। इस नई बजट लाइन पे हमारा संतुलन का बिंदु F है। क्योंकि हम गिवन गुड्स की बात करते हैं, तो क्योंकि प्राइस इफेक्ट जो है प्राइस में चेंज होने से जो रियल इनकम इफेक्ट है वो उसको वापस ले जाता है, तो इसके कारण हमने उसको F पॉइंट पे दिखाया। अब ध्यान से देखिएगा कि संतुलन से पहले का जो बिंदु है वो हमारा E है और संतुलन से परिवर्तन का बिंदु हमारा F है। तो E से F की जो जर्नी है, यहाँ से जो हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचने का मतलब है कि एप्पल की कीमतों में कमी के कारण एप्पल का परचेज हमने OM से कम करके OP कर दिया है। इसका मतलब एप्पल की कीमतों में कमी के फलस्वरूप एप्पल का जो परचेज है वो घट गया है, बढ़ा नहीं है, जबकि घटा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कीमत प्रभाव के कारण अगर कोई गुड गिवन है तो उसका जो कंजम्पशन है वो घट जाएगा बढ़ने की जगह। अब इसमें डिकम्पोजिशन एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे? डिकम्पोजिशन एक्सरसाइज का हमारा तरीका वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया था कि क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए हैं, एप्पल सस्ते होने के कारण जो बजट लाइन हमारी नई ड्रॉ होगी। अब अगर वो पुराने वाले कम्बिनेशन अगर खरीदना चाहता है तो उस पुराने वाले कम्बिनेशन के लिए उसे कम खर्चा करना पड़ेगा, तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ने के कारण क्या होगा, रियल इनकम के इफेक्ट को अगर हम रिमूव करेंगे जैसा कि हमने पहले किया है, तो अगर उसको LK के बराबर उससे जो रियल इनकम में बढ़ोतरी हुई है वो वापस ले जाती है, तो हमारी नई बजट लाइन KT होगी और इस नई बजट लाइन पर कंज्यूमर एक दूसरे पॉइंट G पर संतुलन में होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कंज्यूमर E से G पॉइंट पर आएगा अगर हमने इनकम इफेक्ट को रिमूव कर दिया। तो इनकम इफेक्ट को हमने रिमूव कर दिया तो क्या बचा, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई एक वस्तु सस्ती हो जाती है तो हम महंगी वस्तु की जगह उस वस्तु को परचेज करते हैं। तो E से F का जो हमारा मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन के कारण है, क्योंकि अब एप्पल सस्ते हो गए हैं ऑरेंजेस की जगह, तो हम ऑरेंजेस की परचेज घटा देंगे और एप्पल की परचेज जो है वो बढ़ा देंगे। तो E से F तक का जो हमारा मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण है, और G से जो F का जो हमारा मूवमेंट बचा वो किसके कारण होगा, वो होगा हमारा इनकम इफेक्ट के कारण। इनकम इफेक्ट के कारण जो कंज्यूमर है वो G पॉइंट से F पॉइंट पे जाएगा। तो इनकम इफेक्ट मूवमेंट फ्रॉम G टू F यानी माइनस NP के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई गुड गिवन गुड है तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो उस वस्तु की परचेज को बढ़ाएगा, लेकिन जो इनकम इफेक्ट है वो उस वस्तु की परचेज को घटाएगा। लेकिन जो इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकम इफेक्ट जो है हमारा PN के बराबर है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो केवल MN के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि जो पॉजिटिव हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, पॉजिटिव इन द सेंस कि जो परचेजेज को बढ़ाता है, उसका जो इफेक्ट है वो छोटा होगा, और जो इनकम इफेक्ट जो परचेज को घटाता है एप्पल्स की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके कारण जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्राइस इफेक्ट क्या होगा हमारा, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। कुल मिला के जो इफेक्ट दोनों को जोड़ के जो आएगा सब्स्टिट्यूशन और इनकम को, वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने का मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है किसी वस्तु की अगर कीमत घटती है
तो उसकी ज़्यादा मात्रा का परचेज किया जाएगा। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो गुड गिवन गुड हो जाएगी और उस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ेगी। वास्तविक आय के कारण वो घटिया वस्तुएं खरीदना बंद कर देगा और जिसके कारण उस वस्तु का जो उपभोग है वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। तो ये था हमारा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ गिवन गुड्स। आइए अब हम एक बार समरी देख लेते हैं। नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से हमने 3 कंडीशन देखी थी। नॉर्मल गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर कीमतों में कमी होती है, ये सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कीमतों में कमी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर कीमतें घटती हैं तो नॉर्मल गुड के संदर्भ में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उस वस्तु की परचेज को बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा और कुल मिला के प्राइस इफेक्ट के कारण उस वस्तु का ज़्यादा उपभोग होगा। अगर इन्फीरियर गुड है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उस वस्तु की परचेज को बढ़ाएगा, लेकिन इनकम इफेक्ट उस वस्तु की परचेज को घटाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इनकम इफेक्ट वीक होगा, तो जिसके कारण जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा प्राइसेस पे वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड होगा। तीसरी क्लास की जो गुड्स हैं वो गिवन गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का वही काम रहेगा, महंगी वस्तु की जगह सस्ती वस्तु का प्रयोग बढ़ेगा, लेकिन इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि रियल इनकम में जो परिवर्तन हुए हैं कंज्यूमर के, उसके फलस्वरूप वो उस वस्तु के उपभोग को बढ़ाने की जगह घटा देगा। यानी इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वीक होगा और ओवरऑल जो रिजल्ट हमारा आएगा वो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस इफेक्ट जो है हमारा नेगेटिव होगा। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, गिवन गुड इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों में इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में स्ट्रॉन्ग होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन्फीरियर गुड्स जो गिवन गुड्स नहीं हैं उनके संदर्भ में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा और जो गिवन गुड्स हैं उनके संदर्भ में वो वीक होगा। और जो प्राइस इफेक्ट है वो पहले दोनों कंडीशंस में, नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में भी और ऐसी इन्फीरियर गुड्स जो गिवन गुड्स नहीं है उनके संदर्भ में भी गिवन जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव होगा, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन गिवन गुड्स के संदर्भ में वो नेगेटिव होगा और लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। नॉर्मली हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के आगे प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का से हमारा मीनिंग ये है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो हम हर समय उस सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु की जगह प्रयोग करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के सामने नॉर्मली हम प्लस और माइनस साइन नहीं रखते। आइए अब हम आईसी कर्व एनालिसिस को यूज करते हुए किस तरीके से डिमांड कर्व ड्राइव किया जा सकता है उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से जो हमारी बजट लाइंस हैं वो अलग अलग होंगी और प्राइस चेंजेस के साथ भी अलग अलग होंगी। तो हम देखते हैं प्राइस चेंजेस के साथ जो बजट लाइन है वो किस तरीके से शिफ्ट होती है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर एप्पल की मात्रा ली है, वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस की मात्रा ली है ऊपर के पैनल ए में, और पैनल बी में हमने एक्स एक्सिस में प्राइस ऑफ एप्पल लिया है और वाई एक्सिस में एप्पल की मात्रा ली है। क्योंकि जो हमें डिमांड कर्व ड्राइव करना है तो डिमांड कर्व जो है वो प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 6 रुपीज़ प्राइस को जो प्राइस ऑफ एप्पल कर्व है वहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक लाइन खींच ली जो 6 रुपीज़ प्राइस को दिखाती है। दूसरा, अगर कीमतें घट गई तो ये हमारी नई बजट लाइन होगी और प्राइस कीमतें घट के 4 हो गई तो यहाँ हमने 4 वाली एक प्राइस लाइन ड्रॉ कर ली। और इसके बाद अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो ये हमारी बजट लाइन नई जो है ये प्राइस 12 के हिसाब से ये हमारी बजट लाइन है और यहाँ पे हमने प्राइस 12 रुपीज़ दिखाया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने पीसीसी कर्व वहाँ ड्रा किया था पार्ट 2 में, उस पीसीसी कर्व के तीनों प्राइसेस को यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले लिया। अब हम देखेंगे कि तीनों प्राइसेस पे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन से हैं। अगर प्राइस 6 है तो कंज्यूमर ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है और वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, यहाँ से ये जो ई पॉइंट है ये नीचे लाइन आएगी, ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से अगर प्राइस 4 रुपीज़ होता तो कंज्यूमर E1 पर इक्विलिब्रियम में होता। इस E1 क्या है, 4 रुपीज़ प्राइस के साथ जो हमारी एप्पल की मात्रा है वो ये इस एक्सिस पे यहाँ से होती हुई लाइन जाएगी जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। तो ये जो बिंदु है E1 के रिलेटिव जो बिंदु है हमारा बी बिंदु है जो 4 रुपीज़ प्राइस पे एप्पल की क्वांटिटी को दिखाता है। इसी तरीके से 12 रुपीज़ प्राइसेस पे हमने एप्पल की क्वांटिटी ले ली जिसको हमने सी पॉइंट दिखाया पैनल बी में। अब अगर इन तीनों पॉइंट को हम मिला दें, ऊपर वालों को मिलाएंगे तो हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व बनेगा, हमने पहले डिस्कस किया था, पीसीसी बनेगा। लेकिन अगर हम नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे, सी ए और ए बी पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारी रिलेशनशिप आएगी बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, दैट इज डिमांड कर्व। तो ये हमारा डिमांड कर्व होगा जो रेड लाइन में नीचे ए बी सी पॉइंट को मिलाते हुए हमने दिखाया है, दैट वुड बी अवर डिमांड कर्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो आज क्या जो वीडियो लेक्चर का जो पार्ट हमने डिस्कस किया उसमें बनते हैं।
कुछ छोटे क्वेश्चन के द्वारा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग समझने की प्रयास करते हैं। ए कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर बजट ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई। अगर प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ता है तो उसके कारण हर अवस्था में कंज्यूमर कम मात्रा में एक्स का परचेज करेगा। ये सही है या गलत है? नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर जो है उसकी कम परचेज करता है, लेकिन क्या पूछा? ऑलवेज। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि वो ऑलवेज नहीं करता। अगर गिवन गुड है तो वो नहीं करेगा। इसी के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन है कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स विल ऑलवेज लीड टू कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ वाई। यानी अगर एक्स का प्राइस घट गया और कंज्यूमर की बास्केट में एक्स और वाई गुड्स हैं तो एक्स का प्राइस बढ़ने से वो हर अवस्था में वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा गुड्स कॉम्प्लीमेंट हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्योंकि अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट हैं तो फिर ये जो है काम नहीं करेगा, यानी हर अवस्था में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड फॉल्स। इफ ए गुड इज ए गिवन गुड इट मस्ट बी एन इन्फीरियर गुड। इफ ए गुड इज ए गिवन गुड इट मस्ट बी एन इन्फीरियर गुड। ट्रू, सही है ये, क्योंकि सारी गिवन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं। लेकिन अगर कोई गुड इन्फीरियर गुड है तो ये भी गिवन गुड होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल्स मोर ऑफ इट इज परचेज्ड बिकॉज ऑफ, कौन से इफेक्ट के कारण? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट या बोथ? तो इसका आंसर आएगा हमारा बोथ, ड्यू टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि किसी वस्तु की अगर कीमत गिरती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी उस वस्तु की मांग बढ़ेगी और इनकम इफेक्ट के कारण भी उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, अगर वो गुड एक नॉर्मल गुड है तो। इसी तरीके से जो आईसीसी कर्व है वो इन्फीरियर कमोडिटी का पॉजिटिवली स्लोप होता है, बैकवर्ड, डाउनवर्ड या कॉन्स्टेंट इनकम इफेक्ट होता है। वो आंसर आपका बी आएगा, दैट इज इट इज ए बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर्व। तो ये हमारे कुछ रेफरेंसेज हैं जिनको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।